देखिए सबसे पहले जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव का ये बातचीत नहीं करेंगे, बात को समझेंगे ना। सबसे पहले हम लोग क्या किए, ऑब्जेक्टिव का जो जैक द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है साइंस का मॉडल सेट 1 जो है सारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। 40 क्वेश्चन के 40 क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया गया है और सारे क्वेश्चन से जितने जुड़े हुए अगल बगल के जो सवाल थे कम से कम 100-150 क्वेश्चन आपका कंप्लीट करा है ऑब्जेक्टिव। अगर उतना आप कंप्लीट कर लोगे नोट में जो लिखाए हैं तो आपका कम से कम 100-150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। उसी प्रकार से अब देखो सब्जेक्टिव भी 40 नंबर का पूछा जाएगा। तो सब्जेक्टिव में टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो सब्जेक्टिव में टोटल 19 क्वेश्चन रहेंगे। कितना क्वेश्चन रहेंगे, 19 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित होगा। यानी कि 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको ही बनाना है, सातों का सातों नहीं बनाना। और प्रत्येक एक क्वेश्चन का 2 नंबर आपको वेटेज है, यानी कि एक क्वेश्चन बनाएगा तो 2 नंबर, यानी 5 क्वेश्चन बनाएगा तो 10 नंबर, यानी कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाएगा। बात समझे। फिर क्या पूछा जाएगा आगे देखो, प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 7 क्वेश्चन और रहेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन 3 नंबर वाला रहेगा। उसमें से भी हमको कै को बनाना है, 5 ही बनाना है। सातों के सातों मत वहाँ बुकने लगना, और नहीं तो होगा क्या, टाइम आपका पास होगा। वहाँ तो नंबर मिलना है 5 क्वेश्चन का, तो 5 से 15 नंबर ही हो गया। तो 15 और 10 25 नंबर। अब बचता है हमारे पास कितना नंबर, 15 नंबर। तो आगे देखो 15 से 19 जो है 4 क्वेश्चन जो होगा 3 प्रश्नों का उत्तर देना, 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य होगा। अब प्रत्येक क्वेश्चन होंगे 5 नंबर का, यानी कि एक फिजिक्स से 5 नंबर का रहेगा, एक बायोलॉजी से 5 नंबर का रहेगा और एक केमिस्ट्री से 5 नंबर रहेगा, ठीक ना। तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या 19 होगा। लेकिन आपको बनाना कितना है, तो बनाना है आपको 2 नंबर वाला 5 थे, 3 नंबर वाला 5 थे तो 10, और 5 नंबर वाले 3 थे तो 10 और 3 13 प्रश्न आपको बनाना है। और समय आपके पास रहेगा 1.5 घंटा। कितना समय रहेगा, 1.5 घंटा। और पूर्णांक आपको कितना रहेगा, टोटल 40, यानी 40 नंबर का टोटल होगा, ठीक ना। तो 40 और 40 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब जो हम लोग पहला क्वेश्चन पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन का आंसर भी लिखाते हैं। और क्वेश्चन आप लोग लिख लिया है पीडीएफ से, नहीं, चलो पहला क्वेश्चन आप लोग लिखो, सभी लोग अपने कॉपी में लिखो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुण को लिखिए। बात को समझते चलना है। क्या लिखना है, चुंबकीय, जल्दी से लिखिए। चुंबकीय, बोर्ड पर से देख उतारने की कोशिश मत कीजिए, हम बोल रहे हैं उसको आप लिखते चलिए, ठीक ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखें। 2 गुणों को लिखें, लिखिए जल्दी से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखें। लिख लिए सभी लोग, लिख लिए सभी लोग। अब देखिए बात को समझना कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। ये अध्याय 13 से दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। अब ये देखो एक हमारे पास चुंबक है, बात समझना है। हम इसको जो है आंसर नहीं बल्कि पूरा कहानी को समझा देते हैं, ठीक ना। ये मेरा क्या है, एक चुंबक है, छड़ चुंबक जिसको बोलते हैं। कैसा चुंबक है, छड़ चुंबक है। चुंबक में 2 ध्रुव होता है। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ठीक ना। तो देखो इसके चारों ओर एक काल्पनिक रेखा का कल्पना किया जाता है। चुंबक के चारों ओर क्या चीज का कल्पना किया जाता है, एक काल्पनिक रेखा का कल्पना किया जाता है। उसी रेखा को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। पूछा जाएगा ना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, तो उसका आंसर ऐसे होगा, चुंबक के चारों ओर एक काल्पनिक बंद वक्र रेखा होता है, उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। लेकिन हमको वो नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का 2 कम से कम गुण बता दीजिए। तो आपको हम बता देते हैं। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण क्या होता है कि इस प्रकार से चुंबक
के अंदर से जाता है और ऐसे बाहर निकलता है, ऐसे जाता है और ऐसे बाहर निकलता है। ध्यान से समझना बात को, ऐसे जाता है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो बात को समझना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण हमको समझना है। कितना होगा, असंख्य होगा, इसका कोई गिनती उनती नहीं होगा, ठीक ना। ये कितना होगा, असंख्य, बहुत सारा होता है। अब बात समझिए, इसका गुण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण क्या है, इसका गुण क्या है। तो पहला गुण है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है, एक बंद वक्र होता है। लिख देना है यहाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र है, यानी कि खुला नहीं होता है, ये कहीं पर कटा हुआ नहीं है। देखो ये जैसे घुमा है, पूरा एकदम घुमा हुआ है, कहीं कटा हुआ है नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक कैसा है, बंद वक्र है, इसका पहला गुण हो गया। दूसरा गुण आप याद करिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक ना, नहीं करती है। लिखिए जल्दी जल्दी से, ये 2 गुण आपको लिखा दिए हम कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा देखो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटा, ई वाला इसको नहीं काटा है, ई वाला इसको नहीं काटा, इसको नहीं काटा, कोई कहीं नहीं काट कूट किया है। और अंदर की ओर अगला गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा अंदर की ओर नॉर्थ से साउथ जाता है, जबकि बाहर की ओर साउथ से नॉर्थ की ओर गति करता है। तो चित्र छापना है, लिखो। तीसरा भी गुण लिख दो, 2 गुण आपको बोला है, 3-4 गुण लिख देते हैं, जाके आप जो है याद रख पाएंगे। क्या होता है, चुंबक के अंदर, चुंबक के ध्रुव पर रेखाएं नजदीक नजदीक होती है, रेखाएं नजदीक होता है। लिखो जल्दी जल्दी से। चौथा लिखो, रेखा की दिशा, शॉर्ट कट में लिख देते हैं, रेखा की दिशा अंदर उत्तर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव एवं बाहर दक्षिणी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। देखो 4 गुण आपको लिखा दिए। अब ये 4 गुण में आपको क्या करना है, याद कर लेना है कम से कम 2 गुण। आपसे पूछा जा सकता है 3 गुण तक पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो कम से कम 3 गो याद कर लेना आप लोग। और अगला प्रश्न यहीं से एक लिखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखिए जल्दी जल्दी से लिखिए। लिख लिए, नहीं लिखे। देखिए क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं? क्या लिखना है? लिख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं? लिखिए जल्दी से, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं? जैसे देखो, ए सेट में आपसे चुंबकीय क्षेत्र का गुण पूछ लिया, तो हो सकता है अगला सेट जब जारी होगा तो उसमें पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते। तो उस क्वेश्चन को हम यहीं पे करा देते हैं। इस क्वेश्चन को VVI लगा लेना, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं। तो देखो होता क्या है, इसका आंसर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दो दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो संभव नहीं है। क्या इसका आंसर होगा? इसके बाद समझाएंगे भी। इसका आंसर क्या होगा? लिखते चलो, चुंबकीय क्षेत्र, लिखते चलो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करती है। यदि वह प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशाएं उसकी दो दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो संभव नहीं है। ए हमारा हुआ चुंबकीय क्षेत्र एक और दूसरा रहा ए। तो अगर ए प्रतिच्छेद करेगी तो ए ने भी दिशा हो गया और ए ने भी दिशा हो गया। तो एक आदमी, बात को अगर हम समझे, ध्यान से समझो इस बात को कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। यदि प्रतिच्छेद होगा तो एक ही रेखा का दो दिशा प्रदर्शित होगा, यानी दो तरफ जाने का। तो बताओ, एक ही तरफ हम ये घूम चल एक ही समय में इस दिशा में भी हम चल सकते हैं और इस दिशा में, दोनों दिशा में चल सकते हैं। एक आदमी एक ही टाइम पीरियड में येहू करे और येहू करे, दोनों दिशा में हम चल सकते हैं? नहीं चल सकते। उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रतिच्छेद कभी नहीं करता। अगर प्रतिच्छेद होगा तो इसका मतलब है कि दो दिशा इसका प्रदर्शित होगा, जो दोनों दिशाएं संभव नहीं है। ऐसे अपना कॉपी में बना लेना इस चीज को। उसके नीचे ये हुआ हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा, एक ये हुआ। और जब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो एक दिशा इधर प्रदर्शित होगा, एक दिशा इधर प्रदर्शित होगा, दो दिशा प्रदर्शित होगा। तो दोनों दिशाएं में गमन करना संभव नहीं है। चलो लिखो जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए सभी लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ये क्वेश्चन नंबर 1 था मॉडल सेट का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। यानी कि अवतल दर्पण में जो हम लोग प्रतिबिंब बनाने सीख रहे थे वो वाला हमसे पूछा है, और वस्तु कहाँ पर है? वक्रता केंद्र पर है। आप लोगों को बोले थे कि एग्जाम में जाइएगा तो एक ठे आपको बनाने के लिए अवसर दिया जाएगा। यदि आप बना पाएंगे तो आपको नंबर मिलेगा, और नहीं बना पाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो हमारे पास कैसा दर्पण का बात चल रहा है? अवतल दर्पण का। कैसा दर्पण का? अवतल दर्पण का। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, बस बात को समझिएगा कि अवतल दर्पण दिया हुआ है और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बीम रखा गया है। कहाँ बीम रखा गया है? ये कैसा दर्पण बना है बता दो? अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। यहाँ के बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और ए होता है हमारा मुख्य अक्ष। यहाँ पे हमारा सी हो गया तो इसी को वक्रता केंद्र, यहाँ हुआ ए तो इसको होता है मुख्य फोकस बोलते हैं। अब वस्तु कहाँ पर है? वस्तु है वक्रता केंद्र पर, यानी कि यहाँ पर वस्तु है ना,
यहाँ पर वस्तु है तो इसका बनने वाला प्रतिबिंब देखो ऐसे खिंचाता है, यहाँ से जाएगा, ये समांतर गुजरा है तो समांतर जो जाता है तो परावर्तन के बाद किधर घूमता है, किधर से प्रवेश मारता है, फोकस से होकर के वापस लौटता है, फोकस से होकर के वापस लौटता है ना। इसके बाद जब फोकस से जाता है, किससे जाता है, फोकस से जाता है, तो फोकस से जाता है तो वो किधर लौटता है, समांतर लौटता है। किधर लौटता है, समांतर लौटता है। तो जहां पर प्रतिच्छेद होता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बना, सी पर भी ही बना। और कैसा बना, तो वास्तविक एवं उल्टा बना। बड़ा बना कि छोटा बना कि बराबर बना, तो बराबर बना। तो यही आपको बनाना था, यानी कि जब वस्तु सी पर होता है, आप लोगों को लिखे थे कि जब वस्तु जो है ना, बिंब जो है, बिंब मतलब वस्तु, बिंब यानी कि बिंब कहाँ पर हो, सी पर हो, तो इसमें अब क्या लिखना पड़ता है, किरण आरेख केवल नहीं बनाना पड़ता है, इसकी प्रकृति वगैरह भी लिखना पड़ता है ना। तो सबसे पहले प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या है, वास्तविक एवं उल्टा। कैसा है, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। दूसरा का होता है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो आकार बड़ा बना छोटा बना बराबर बना, बराबर है। क्या है, बराबर है। इसके बाद एक और होता है, क्या होता है, स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि कहाँ पर बना है, तो सी पर ही बना है। कहाँ पर बना है, सी पर ही बना है। इतना चीज लिखिएगा, आपको 2 नंबर फटाक से मिल जाएगा और आप अपना स्कोर में बढ़ा सकते हैं। ए वाला जब बिंब सी पर हो, यानी क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन तो आपको बोला है कि वक्रता केंद्र पर है, तो ये प्रश्न है कुल मिला के, और कुछ नहीं है, शॉर्टकट में लिख दिया हम। बोला ना प्रतिबिंब, अरे बिंब कहाँ पर है, तो बिंब बोला कि वक्रता केंद्र पर है। तो वक्रता केंद्र को क्या से सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं। तो सी पर जब बिंब होता है तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। यहाँ पर देखो सी पर ही बना है। कैसा बनता है, तो जैसा है वैसा ही बनता है, लेकिन उल्टा बनता है, और जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनता है। बात खत्म हो गया। अब चलो, अब देखिए, बात नहीं करना। अब जो है आप करेंगे 5 6 रहता ना, तो 6 आप घर पर देख के बना लेंगे, ठीक ना, रिवीजन मार लेना एक बार। अब जो है अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, जो हम बोलते हैं और लिखते चलो। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दे। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, लिखो जल्दी से। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा, वैसा ऑक्साइड। चलो लिखो जल्दी से, तुम लोग तो इतना धीरे धीरे लिख। इसका आंसर लिखिए सभी लोग। वैसा ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण एकदम याद करके रखना हर हालत में। उदाहरण क्या है, ZnO। एक इसको याद कर लीजिए, जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसको हर हालत में याद करके रखना। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दीजिए, ठीक ना। तो जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलते हैं, वैसा ऑक्साइड जो अम्ल से और क्षार से दोनों से अभिक्रिया करता है, उसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, Al2O3, ये सब क्या है, मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड है।
उभयधर्मी कहने के पीछे कारण इसलिए है कि बहुत सारा ऑक्साइड है जो कि या तो खाली अम्ल से करता है या तो केवल क्षार से करता है, लेकिन ये लोग दोनों से करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्लियर? चलो ये लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 अब लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 4, आवर्त नियम क्या, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक आवर्त नियम, आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम क्या है? देखिए, हम आप लोगों को जब ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे तो उसमें जो है आधुनिक आवर्त सारणी के बताए, मेंडलीव का आवर्त सारणी बताया। मेंडलीव का आवर्त सारणी में समूह और स्तंभों की संख्या बताया कि 6-8 होता है, और आधुनिक आवर्त सारणी में बताया कि 7 और 17 होता है। आवर्तों की संख्या 7 और समूहों की संख्या 18 होता है। लेकिन ये भी बताए थे कि उसके आधार क्या था, मेंडलीव के आवर्त सारणी का आधार क्या था और आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है। वही पूछता है कि आधुनिक आवर्त का नियम क्या है। तो आधुनिक आवर्त का नियम है कि किसी संख्या, किसी तत्व जो आवर्त सारणी में है वो परमाणु क्रमांक के हिसाब से सजाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसके हिसाब से सजाया गया है? परमाणु क्रमांक के हिसाब से सजाया गया है, परमाणु संख्या के हिसाब से सजाया गया है। जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाया गया है। ठीक ना? तो इसका नियम क्या हो जाएगा? आधुनिक आवर्त का नियम, आधुनिक आवर्त का नियम यह है कि किसी तत्व परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा था इसे लिख देते। किसी तत्व आधुनिक आवर्त का नियम यह है कि किसी तत्व परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है, फलन का मतलब कि आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया है ना, एक परमाणु संख्या के आधार पर कि परमाणु संख्या 1 वाला को पहले रखेंगे, परमाणु संख्या 2 वाला को बाद में रखेंगे, 3 वाला को बाद में रखेंगे। ठीक ना? ऐसे सजाया गया है। परमाणु संख्या किसके हिसाब से होता है? तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए जल्दी से। पित्त का क्या कार्य है? पित्त का क्या कार्य है? जब पाचन तंत्र आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो वहां पे लिखाए थे कि पित्त के बारे में बताया था कि पित्त क्या होता है। पित्त का स्राव यकृत से होता है, बताए थे। पित्त का स्राव यकृत से होता है और वो जमा कहाँ पर होता है? पित्ताशय में जमा होता है और पित्त नली के द्वारा छोटी आंत में प्रवेश करता है। और उसका काम क्या है? किसका पाचन? वसा का पाचन। किसका पाचन? वसा का पाचन। और भोजन को क्षारीय बनाना। भोजन को कैसा बनाता है वो? क्षारीय। जैसे कि आमाशय में जब भोजन जाता है तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, बताए थे। तो भोजन क्या हो जाता है? वहाँ अम्लीय हो जाता है। और जब भोजन अम्लीय हो जाता है तो जब छोटी आंत में प्रवेश करता है तो अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज हार्मोन, लाइपेज एंजाइम कहता है कि हम क्षारीय पर अपना काम नहीं करेंगे, वसा को नहीं पचाएंगे। तो यकृत से पित्त रस का स्राव होता है और पित्त रस पित्ताशय में जमा होता है और पित्ताशय से पित्त नली द्वारा जो है पित्त नली के द्वारा छोटी आंत में पित्त प्रवेश करता है, जिससे भोजन क्षारीय हो जाता है और अब लाइपेज एंजाइम काम करता है और वसा का पाचन होता है। यानी कुल मिलाकर के पित्त का कार्य है भोजन का क्षारीय बनाना, भोजन
को क्षारीय बनाना तथा वासा के पाचन में सहयोग करना। लिख लो, सहयोग करना। लाइपेज करना। लाइपेज एंजाइम जो है ना वसा के पाचन में काम करता है, लेकिन उसका सहयोग कौन करता है? तो पित्त रस का काम है। चलो लिखो जल्दी से। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधि को लिखे। देखो अभी बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया। बोलता है कि जनन विधि बताइए। जनन विधि बताइए। कहाँ में बताना है? पहला हाइड्रा में बताना। किस में बताना है? हाइड्रा में बता दो, और दूसरा का राइजोपस में बता दो। राइजोपस। जल्दी जल्दी से लिखिए। चलिए जल्दी जल्दी से उतारिए। देखो आपसे जनन का विधि पूछ लिया कि हाइड्रा में कौन सा, किस विधि द्वारा जनन होता है? मुकुलन विधि द्वारा, ठीक है। राइजोपस में किस विधि द्वारा जनन होता है? बीजाणु समासंग के द्वारा जनन होता है, ठीक ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को ही बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, ठीक है, इसको 7 बना लो। 6 यहाँ बना देते हैं। 6 भी नहीं बताया आपको। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? 6 में खाद्य श्रृंखला है ना। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? ए वाला 7 था, अभी 6 छूट गया था, तो 6 आपको बता दे रहे हैं। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? तो देखो खाद्य श्रृंखला एक हम बना देते हैं, ठीक ना। कैसे? घास को कौन खाता है? कीट खाता है। कौन खाता है? कीट को कौन खाता है? मेंढक को सांप, और सांप को चील। यही एक खाद्य श्रृंखला है। इसे बना दो तो पूरा हमको नंबर मिल जाएगा, खुश होकर एग्जाम वाला दे देगा एग्जामिनर, ठीक ना। कि खाद्य श्रृंखला देखिए बना दिए। क्या होता है कि एक स्तर होता है खाने का, एक मतलब एक स्तर होता है। एक कोई दूसरा का खाता है, दूसरा का तीसरा का खाता है, तीसरा का चौथा खाता है। यही एक खाद्य श्रृंखला है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 8 कम से कम 10 तक बता देते तब ना जी। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष के कारण क्या है? इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? चलो जल्दी जल्दी से लिखो। लिख लिए? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसका आंसर हम बता देते हैं, तो लोग घर से लिख के आना। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसके क्या कारण है? इसके समाधान बताइए। यही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देखो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब कोई स्वस्थ व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो है नेत्र दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति, कोई नेत्र दृष्टि रोग से पीड़ित व्यक्ति यदि निकट के वस्तु को देख पाता है लेकिन दूर के वस्तु को ठीक से नहीं देख पाता है, तो वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहलाता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि कोई व्यक्ति नजदीक के कोई वस्तु को देख पाता है लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देख पाता है, तो उसको हम लोग कौन सा दोष बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। याद रखना, जहां वाला दिखाई देता है वही दोष बोलते हैं। जैसे नजदीक वाला दिखाई देता है तो नजदीक वाला दोष बोलते हैं, माने निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। वो निकट दृष्टि दोष में दूर दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। और दूर दृष्टि एक होता है, तो दूर दृष्टि में क्या होता है? दूर दिखाई देता है लेकिन नजदीक दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। हम लोग निकट दृष्टि दोष की बात कर रहे हैं। तो निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का 2 कारण। एक पहला कारण है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, और दूसरा का कारण है फोकस दूरी बड़ा हो जाना, फोकस दूरी कम हो जाना, ठीक ना। तो फोकस दूरी कम हो जाएगा तो इसके वजह से हम नहीं देख पाते।
अब इसका समाधान कैसे होगा? तो इसका समाधान होगा अवतल लेंस से बने हुए चश्मे के उपयोग करने से। अवतल लेंस से बना हुआ चश्मा जो होगा ना, उसको पहनेंगे तो हमारा वो दोष खत्म हो जाएगा। ठीक ना? एक क्वेश्चन आप बना लेंगे, हो गया इसका कंप्लीट। घर से बना के आना, टाइम हो गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। देखो टाइम हो गया ना, अब इसको विषय में हम लोग कल बात करते हैं। ठीक ना? आज के लिए इतना ही हम लोग चर्चा करेंगे और कल फिर आगे पढ़ेंगे। ओके।